चेक करो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इसमें से कोई एक आस्पेक्ट आपसे पूछ सकता है जो कि किसी एक पोल्यूटेंट के मुतालिक हो, या हो सकता है वाटर पोल्यूशन टाइप्स के मुतालिक हो। और ये आपको क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के अंदर भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे के मुतालिक भी, ऐसे के अंदर भी इसके मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात है कि वाटर पोल्यूशन है क्या। ये कंटेमिनेशन है सिंपली वाटर बॉडीज़ की। वाटर बॉडी से मुराद जो भी आपके वाटर सोर्सेज हैं, लाइक वो चाहे ओशन है या रिवर्स हैं या जो ग्राउंड वाटर है, उसकी कंटेमिनेशन है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अच्छा, मेनली हम इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस पे फोकस करते हैं। वैसे नेचुरली भी कंटेमिनेशन होती है, लेकिन हम नेचुरल फैक्टर को यहाँ पे काउंट नहीं करते, क्योंकि जो हम पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो उसमें हम ह्यूमन फैक्टर की ही बात करते हैं। एंड एक्शंस दैट लेड टू डिस्टर्बेंस इन द साइकिल्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल चल रहा होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल है। हमारा जो पानी है, जो वाटर है, वो एक साइकिल में क्या करता है, मूव करता है, जिसमें एवेपोरेशन से लेकर फिर कंडेंसेशन और देन प्रेसिपिटेशन, सारा जो हमने पढ़ा था। अब इसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ये सिलेबस के अंदर भी आपका शामिल है। जब हम टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोर्स भी हो सकती है। लाइक आपका वाटर सोर्स जो है वो सरफेस वाटर अगर है, सरफेस वाटर से मुराद आपका क्या है, जिस तरह लेक्स हो गई, जिस तरह आपके रिवर्स हो गए, दीज आर कॉल्ड सरफेस वाटर्स। तो इनकी पोल्यूशन को हम सरफेस वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। अगर ओशनिक वाटर है तो उसकी पोल्यूशन अगर हो रही है तो उसको ओशनिक वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन कह देंगे। इसी तरह बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स आपके जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी हो सकते हैं, लाइक लैंड डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, गैस लीकेज इंटरनली नेचुरली अगर हो रही है, जो नेचुरल गैस होती है, ह्यूमन सोर्सेज की वजह से भी हो सकती है, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक पोल्यूशन जो होती है उसकी वजह से। और इस तरह थर्मल जो एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से, या डिफरेंट किस्म के जो आपके केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रही होती है उसको एफ्लुएंट पोल्यूशन भी बोल देते हैं। इसी तरह आपका बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट्स के सोर्स की बुनियाद पे भी, लाइक फिजिकल पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन है, फिजियोलॉजिकल पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन की डिफरेंट किस्म की टाइप्स हो सकती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद इसी को मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट कर दिया है कि आप टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो सकती है, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो सकती है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन है, केमिकल वाटर पोल्यूशन है, और ट्रांस बाउंड्री वाटर पोल्यूशन है। इनमें से किसी एक वाटर पोल्यूशन की टाइप पे आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ये आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है, जब जब सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो दो मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन होते हैं। एक होते हैं आपके पॉइंट सोर्सेज, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपको पॉइंट सोर्सेज यहाँ पे शो किया हुआ है। पॉइंट सोर्सेज से क्या मुराद है कि जहाँ पे आपका जो पोल्यूटेंट है वो एक खास पॉइंट से डायरेक्टली आपके वाटर को पोल्यूट कर रहा हो। जिस तरह वो कोई इंडस्ट्री हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे कोई फैक्ट्री है या कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो एक मेजर पॉइंट है जहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट पॉइंट पानी के अंदर दाखिल हो रहा है, तो उसको हम कह देंगे पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या मुराद है, जिस तरह आपके रूरल होम्स हैं या अर्बन एरियाज हैं, सिटी स्ट्रीट्स हैं, तो बहुत बड़े इलाके से थोड़ी थोड़ी पोल्यूशन इकट्ठी हो के आके आपके किसी रिवर के अंदर, जिस तरह आप लाहौर के अंदर अगर अरावी की बात करते हैं, इस तरह कराची के अंदर एक नला है उसकी बात अगर करते हैं, पिंडी में है, तो वो डिफरेंट सोर्सेस से पूरे सिटी से आके डिफरेंट पॉइंट्स पे आके उसके अंदर जो है वो पानी के अंदर पोल्यूशन ऐड हो रही होती है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, क्योंकि उसका एक कोई खास पॉइंट नहीं होता। अब जब हम सर्विस वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये हम आप पढ़ चुके हैं, बुक के अंदर भी है कि आपका जो 70% जो अर्थ है दैट इज कवर्ड विद द वाटर, और उसमें हमारे ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, और ये इस तरह की तमाम चीज़ें। अब सर्फस वाटर पोल्यूशन जो है वो आपकी किस किस तरह से हो रही है। एक तो आपका रन ऑफ होता है। रन ऑफ से क्या मुराद होती है कि जब बारिश होती है तो वो चाहे पहाड़ों से आ रही है, या वाटर शेड एक एरिया होता है जहाँ से बारिश का पानी तमाम नदी नालों के अंदर आता है, तो वो एरिया जो नदी नालों को फीड कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड वाटर शेड। तो वहाँ से जो आपका पानी आ रहा होता है वो अपने साथ बहुत सारी सेडिमेंट्स लेके आ रहा होता है, उसको हम रन ऑफ कह देते हैं। इसी तरह पॉइंट सोर्सेज भी उसके अंदर ऐड हो रहते हैं। फिर आपका ड्रेनेज भी होता है। ड्रेनेज से मुराद है कि आपका
जितना भी लैंड के अंदर जो पानी अब्जॉर्ब होता है, या जो आपका जितना भी शहरों का या इवन देहातों का जो पानी जो आप घरों से आप ड्रेन करते हैं वो उसके अंदर जा रहा होता है, फिर समटाइम्स ये डायरेक्टली भी लीच कर रहा होता है। तो दीज आर वेरियस सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है, ग्राउंड वाटर से मुराद है जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो पानी मौजूद है, उसकी पोल्यूशन कैसे हो रही होती है। एक तो वो डायरेक्टली ये जो सोर्सेज हैं वो आपके ग्राउंड को पोल्यूट कर रहे होते हैं, उसमें लाइक ये फ्रेश वाटर, चाहे फार्म्स हैं या फिश फार्म हैं या कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है। या जिस तरह एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी वापस ज़मीन पे आता है, जब ज़मीन पे वापस पानी आता है तो ज़मीन के अंदर पानी अब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब वो पानी अपने अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट अपने साथ लेके जा रहा होता है, तो वो उस तरह से भी पोल्यूशन जारी होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब ये पानी सरफेस वाटर के अंदर, ये पोल्यूटेंट जब सरफेस वाटर के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, तो ये जो आपका सरफेस वाटर है ये भी ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा होता है, रिचार्ज कर रहा होता है। तो इस तरीके से भी आपका ग्राउंड वाटर क्या हो रहा होता है, पोल्यूट हो रहा होता है। तो ग्राउंड वाटर एक तो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर जब पानी आपका रेन का रिचार्ज हो रहा होता है तो उससे भी हो सकता है, या वो फ्रेश वाटर के अंदर पोल्यूटेंट शामिल होकर फ्रेश वाटर अगेन ज़मीन का जो ज़मीनी पानी है ग्राउंड वाटर है उसको वो रिचार्ज कर रहा होता है, तो वहाँ से भी पोल्यूटेंट उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब सरफेस वाटर पोल्यूशन जो है उसकी यहाँ पे और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के जो मेजर काजेज हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं उसको एक इन लिस्ट यहाँ पे कर दिया गया। अगर हम सरफेस वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो अर्बन रन ऑफ है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है यानी कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, केमिकल या ऑयल स्पिल है, जिस तरह ये आपके शिप या टैंकर्स वगैरह जो होते हैं उनका जो ऑयल स्पिल होता है, म्यूनसिपल से मुराद है जो सिटी के अंदर से। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टर्म के अंदर फ़र्क है, अर्बन सेंटर्स जो हैं और म्यूनसिपल, जो म्यूनसिपल सेंटर्स होते हैं वो नॉर्मली हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े सिटी सेंटर्स होते हैं उनको हम म्यूनसिपल सेंटर्स बोल देते हैं। एयर फॉल आउट से मुराद ये है कि जब एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स आपके शामिल हो जाते हैं वो फिर एसिड एसिड रेन की शक्ल में दोबारा ज़मीन पे आते हैं, या बारिश में शामिल होकर दोबारा केमिकल ज़मीन पे आते हैं, तो उसको हम एयर फॉल आउट कह देते हैं। एसिड माइन ड्रेनेज, इससे मुराद ये है कि जो माइंस हैं जब उसके अंदर पानी या बारिश होती है तो माइंस जो हैं उसमें से जो उसके एसिड्स या केमिकल जब वो पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो फिर आपके जो है वो सरफेस वाटर जो उसको पोल्यूट करते हैं। लॉगिंग ऑपरेशन से मुराद है कि जब लकड़ी शकड़ी आप काटते हैं तो उससे ज़मीन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो वो सेडिमेंट जो हैं वो जाके पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस तरह जो मिल्स वगैरह हैं, ये लॉग मिल्स वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आपकी जहाँ पे लकड़ी वगैरह आप को सा करते हैं, जहाँ पे आप उसको कट करते हैं, उसके छोटे छोटे पीस बनाते हैं, तो वहाँ से भी आपकी जो है वो सरफेस वाटर को पोल्यूशन हो रही होती है। ग्राउंड वाटर में गैस टैंक लीक्स हैं, अंडरग्राउंड जो गैस टैंक्स होते हैं अगर उनकी लीकेज होती है तो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। लैंडफिल लीचिंग है, लैंडफिल से क्या मुराद है, ये बकायदा आपका पूरा एक टॉपिक है जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। लैंडफिल ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप तमाम जो आपका रबिश है उसको आप डंप कर देते हैं। तो अगर लैंडफिल की प्रॉपर नीचे से लाइनिंग ना हुई हो, लाइनिंग से मुराद है उसको बकायदा नीचे से आपने अगर सीमेंट ना किया हुआ और नीचे से कोई प्रोटेक्टिव लेयर ना लगाई हुई हो, तो वो ज़मीन नीचे से ब्रेक हो सकती है और वो जो लैंडफिल के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो ग्राउंड वाटर के अंदर जा सकते हैं। इस तरह साल्ट वाटर इंट्रूजन है, ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़मीन जो है वो थोर वाली है, या जिसको हम क्या लें कि जहाँ पे साल्टी या अल्कलाइन सॉइल्स हैं, वो जो है आपके ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे जारी बात ऑलरेडी अल्कलिनिटी नहीं है, या ज़मीन के अंदर नमकिया पानी, ज़मीनी पानी ठीक है लेकिन उस तरफ जो है वो आपको उसका इंट्रूजन हो सकता है। माइन वेस्ट पाइल्स, ये माइंस का पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एटमॉस्फेरिक डिपॉजिट भी। तो ये जस्ट एक जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी उसी की एक लिस्टिंग है आपको चीज़ों को मेमोराइज करवाने के लिए और आपको रिवाइज करवाने के लिए। माइक्रोबियल वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है कि आपका जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें माइक्रोब्स एक बड़ा मेजर पोल्यूटेंट है। माइक्रोब से मुराद यहाँ पे कौन कौन से आ गए, जो भी आपके बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ जो हैं, ये डिफरेंट माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये अगर पानी में शामिल होकर आपके सरफेस वाटर के अंदर चले जाएं या ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाएं तो आपका जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहता।
तो इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जिस तरह कॉलरा हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, डिफरेंट काइंड की डिजीज़ेज इससे आपको हो सकती हैं, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका माइक्रोबियल वाटर पोल्यूशन एक अलग एक मेजर टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन है। फिर आपका आ गया जी केमिकल वाटर पोल्यूशन। केमिकल वाटर पोल्यूशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपको कि इसमें केमिकल्स जो हैं वो पानी के अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं, चाहे वो सरफेस वाटर है या वो ग्राउंड वाटर है। वो केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो एग्रीकल्चरल केमिकल्स हो सकते हैं, लाइक उसमें पेस्टिसाइड हो गए या फर्टिलाइजर हो गया। तो पेस्टिसाइड एक मेजर सोर्स है केमिकल वाटर पोल्यूशन का। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जिसमें आपका डीजल या ऑयल हो सकता है। इसमें जब शिप वगैरह रप्चर होते हैं तो वो भी आपके वाटर को पोल्यूट करते हैं। नार्मली ये जो फिनोमेना है ये कोस्टल वाटर पोल्यूशन में होता है, जहाँ पे जिस तरह कराची हो गया, जहाँ पे आके बड़े बड़े दरिया बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो आके वहाँ पे लंगर होते हैं, वहाँ पे उनसे जब ऑयल जो है वो जारी बात है शिप किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है टैंकर्स के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिलेज होती है, लीकेज होती है। और बाकायदा एक बड़ी थिन ऑयल की लेयर अगर आप पोर्ट कस्टम अथॉरिटी के इर्द गिर्द का जो एरिया वहाँ पे आप विजिट करें तो आपको काफ़ी अच्छी मोटी तेल की एक तह जो है वो पानी के ऊपर मूव करती हुई नज़र आएगी। इसी तरह मेटल्स एंड सॉल्वेंट्स कुछ जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, लाइक आपकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो रबड़ इंडस्ट्री है या जो वो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स बनाती हैं, या वो फाउंड्रीज हो सकती हैं जहाँ पे मेटल्स वगैरह बनती हैं, तो वहाँ से भी सर्टन केमिकल्स जो हैं वो आपके वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। देन कम्स द ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। ये डायग्राम बड़ी मज़े की है। अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो एक तरफ से आपका ये वाला जो पानी आ रहा है और ये जो वाटर सोर्सेज आ रहे हैं, इन दोनों का आप देखें, इनके कलर में बड़ा आपको वाज़ह सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ पानी आ रहा है, और ये वाला जो पानी यहाँ से इधर आ रहा है आप इसको देखें, ये बहुत ही गदला, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स हैं। अब ये डिफरेंट बाउंड्रीज से आ रहा है। तो लाइक जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारा पानी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से आ रहा होता है। तो अब अगर वहाँ पे उस इलाके में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जो रिवर्स होते हैं या जो जो आपकी लैंड है, ये तो उस तरह से इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है ना। पॉलिटिकल बाउंड्री से बुरा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, तो रिवर्स तो नेचुरली आपके फ्लो कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसे एरिया से जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से अगर वो आ रहे हैं तो वो दूसरे कंट्री के एरिया के अंदर भी पोल्यूशन को लेके साथ आ रहे होंगे। इसको हम बोल देते हैं ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। इसमें ऑयल स्पिल भी हो सकता है, इसके डाउन रिवर क्रीप ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और म्यूनिसिपल डिस्चार्ज भी हो सकता है। डाउन रिवर से क्या मुराद है? लाइक अपर स्ट्रीम से मुराद है, जिस तरह इंडिया से या कश्मीर से जब पानी आता है नीचे की तरफ तो वो अप स्ट्रीम कहलाएगा। और डाउन स्ट्रीम से मुराद है जैसे जैसे पंजाब में, फिर पंजाब से नीचे सिंध में जाएगा तो सिंध डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। तो डाउन स्ट्रीम का वाटर जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा वो फर्दर पोल्यूट होता जाएगा। उसके बाद आ गया जी आपका जो मेजर एक टॉपिक है, अगर आप सिलेबस को गौर से पढ़ें, इसको बहुत सारी क्या क्या लें लोग जो हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस चीज़ को गौर से तैयार नहीं करते। एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर कि मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात है, आप अब ये पोल्यूशन की टाइप्स की बात नहीं हो रही, अभी ये पोल्यूटेंट्स की बात हो रही है। उन केमिकल्स की बात हो रही है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, नेचुरल हैं या सिंथेटिक्स हैं, जो आपके वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो उसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उसमें ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम वगैरह, थर्मल पोल्यूशन है। अब यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट नहीं ऐड हो रहा, सिर्फ हॉट वाटर पानी के अंदर ऐड हो रहा होता है, तो उसको हम थर्मल पोल्यूशन बोल देते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए, सेडिमेंट्स हो गई, रेडियो एक्टिविटी होगी, हैवी मेटल्स एंड एसिड्स हो गए, जो कि आपके वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। इनको अब वन बाई वन हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आ गया सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? ये ज़्यादातर आपकी जारी बात है नाम से जिस तरह के ज़ाहिर है कि ये कार्बन के बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है? यहाँ पे कार्बन को मैंने रेड किया हुआ है बाकायदा। ये तमाम वो कंपाउंड्स हैं जो आपके किस चीज़ के बने हुए होंगे, ऑर्गेनिक के बने हुए, लेकिन इनमें ऑर्गेनिक के कार्बन के बने हुए होंगे। इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी हो सकती है, उसके साथ नाइट्रोजन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है। अब कार्बन के कंपाउंड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? प्लास्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आपके जो फॉसल फ्यूल्स हैं जितने भी, ये पेट्रोल और डीजल वगैरह, ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद आपका बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है
इसमें हम एक तो आपके आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स, जिसमें फार्मास्यूटिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। लाइफस्टाइल से मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह परफ्यूम्स हो गए, सोप्स हो गए, ठीक है। वो सारे ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन हम उनमें से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं। इस तरह इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, क्रोजन इनहिबिटर्स जो क्रोजन को रोकने के लिए होते हैं, ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनोफॉस्फेट, फ्लेम रिटार्डेंट्स जो आग को कंट्रोल करने के लिए हैं, प्लास्टिसाइजर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो थोड़े आपको लफ्ज थोड़े से हो सकता है मुश्किल लग रहे हो, इस तरह पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनके आपने नाम याद रखने हैं। यही अगर आप पेपर में ऑब्वियसली लिखेंगे तो इसी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद दे कैन काज acute toxicity are immediate effects resulting from short term exposure and the chronic toxicity। आपको अगर इसका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा तो उससे तो एक्यूट का मतलब होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा सडन आपको जो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जहर का या टॉक्सिक कंपाउंड्स का आपको एक्सपोजर हो जाएगा, तो जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और लॉन्गर टर्म का क्रोनिक का मतलब कि वो देर पास के साथ आपकी बॉडी पे रहते हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जामिनर आपसे इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक कंसेप्ट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, इसके अंदर भी आते हैं। वेस्ट जब पानी के अंदर जाता है तो वेस्ट क्या करता है, वो डीग्रेड होता है। जब वो डीग्रेड होता है तो किसी भी चीज को डीकम्पोज होने के लिए या डीग्रेड होने के लिए क्या चाहिए, ये बात याद रखें, डीकम्पोज होने के लिए या उसको डीग्रेड होने के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, डीकम्पोज होने के लिए या डीग्रेड होने के लिए। तो इसलिए इनको बोलते हैं। अच्छा, वो जब ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन सी चीज डिग्रेड करती है, ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया या फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो जो आपका बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया जो है, जब पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपका कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अगर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है उसको अगर आप थ्रू बैक्टीरिया अगर आप डीकम्पोज करते हैं तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज अ फैक्टर। तो वाटर विद एन ऑक्सीजन कंटेंट 6 pm विल सपोर्ट डिजायरेबल एक्वाटिक लाइफ। अगर उसके अंदर 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन है तो वो तो लाइफ को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन अगर उसके अंदर जारी बात है ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाएगा, बैक्टीरिया उसके अंदर से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा, तो वहाँ पे वो उसको लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स आ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है उसको जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको डीकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक आपके लिए होम असाइनमेंट है। आपने एक कंसेप्ट होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम बोलते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं जनाब, सीओडी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ही ले कि सीओडी वर्सेस बीओडी से क्या मुराद है, या कहीं पे कोई एब्रीविएशन ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने नेट पे सर्च करना है कि सीओडी बीओडी में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद आपका आ गया जी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, आपको पता है जो फसलों को जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिलाइजर मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ये फर्टिलाइजर का टॉपिक जो आपने पढ़ा वहाँ पे ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताऊंगा। एनपी के उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं ये फसलों को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम खाद की शक्ल में पौधों को डालते हैं। तो जब हम ये डालते हैं तो जब इनकी एक्सेसिव अमाउंट अगर हम डालते हैं तो क्या होता है, वो लीक कर जाती है या उसकी लीचिंग हो जाती है टू नियर बाई वाटर बॉडीज। लाइक अगर फंस गया, जिस तरह ये आप पानी देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा, ठीक है, इसके अंदर आपको ये ग्रीन सी एक लेयर नजर आ रही है पानी के ऊपर, ये हरियाली सी एक पानी की कोई पॉन्ड होता है ना, अक्सर आप देहात में देखते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती है और वहाँ पे कोई छोटा सा तालाब होता है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि बड़ी घनी सी एक हरियाली की तह ऊपर जम जाती है। ये एलजी वगैरह होता है या इस तरह की और जड़ी बूटियां होती हैं, नाम लीजिए एलजी होता है। जब एलजी की बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम।
उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। अच्छा, अब जारी बात है उसने अनलिमिटेड तो ग्रो नहीं ना करते जाना। एक वक्त आता है कि एलजी की जो है वो ग्रोथ के बाद, उसकी राइपनिंग के बाद अब वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जिस तरह फसल पकती है फिर वो क्या कहते हैं, डीकम्पोज होना शुरू शुरू हो जाती है, एक एज होती है हर फसल की। तो जब वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है तो बड़ी अजीब किस्म की वहाँ से उस पानी के पास से स्मेल आ रही होती है। उसकी वजह क्या है कि जब वो एलजी वहाँ पे डीकम्पोज हो रहा होता है तो बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे एक पंजन किस्म की स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है कि जब वहाँ पे एलजी की डेथ होना शुरू होती है या डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, तो एलजी आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट है। उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया तमाम ऑक्सीजन क्या कर देगा, पानी की कंज्यूम कर लेगा, और ऑक्सीजन की पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है इन वाटर, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है एंड अदर वाटर प्लांट्स विच डिप्लीज द वाटर ऑक्सीजन सप्लाई। जब वो वाटर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, दिस किल्स फिश एंड व्हेन फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर कैन किल यंग चिल्ड्रन। तो ये यंग चिल्ड्रन को भी किल कर सकती है, और इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ये लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। उसके बाद आ गया जी सस्पेंडेड सेटिमेंट। अच्छा, ये डायग्राम देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको डायग्राम में समझाने में बड़ी आसानी होती है। ये इस साइड वाला पानी भी देखें बड़ा साफ है, यहाँ वाला भी देखें बड़ा साफ है, यहाँ वाला भी देखें बड़ा साफ है। यहाँ से एक दरिया से जिस तरह के हमारे नहरों का पानी होता है, आप देखते हैं कितना गदला होता है। जो हमारे यहाँ इवन देहातों के पास जो नहरें चल रही होती है, मैं शहरों वाली नहीं बात कर रहा, उसके अंदर मिट्टी और इस तरह के जर्रे बहुत ज्यादा जो हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, वो उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। अच्छा, जब वो सेडिमेंट्स अंदर सस्पेंडेड हैं तो लाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, रोशनी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जब रोशनी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उस पानी के अंदर किसी भी किस्म की लाइफ जो है, प्लांट लाइफ, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टस बोलते हैं, या छोटी मोटी जो प्लांट्स होते हैं जो कि फिश के लिए बड़े ज़रूरी हैं। जैसे छोटी फिश होती है, उसने तो ये छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह या फाइटोप्लैंक्टन या जूओप्लैंक्टन ही खाने होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं ये भी वाटर लाइफ के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। ए वेरी डेंजरस कैटेगरी इज सस्पेंडेड सेडिमेंट बिकॉज इट काजेज डिप्लीशन इन द वाटर्स लाइट अब्जॉर्प्शन। पानी की लाइट अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, एंड पार्टिकल स्प्रेड डेंजरस कंपाउंड एज वेल। क्योंकि जब वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से उसके साथ जो कोई अगर पानी के अंदर केमिकल्स भी आता है तो वो भी सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर वहाँ पे, और इसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। फर्दर जो आपका जो पोलूटेंट की टाइप है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं इन वाटर। आप किस किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, वो आपका विब्रियो कॉलरा हो सकता है, वो आपका शिजेला हो सकता है, वो क्लॉस्ट्रीडियम हो सकता है, वो साल्मोनेला हो सकता है, वो हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है, वो पोलियो वायरस हो सकता है। मेरे ख्याल में ये नाम याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब जो विब्रियो कॉलरी, ये एग्जैक्ट इसको जो है वो पूरा अगर आप टेक्निकल इसका नाम बोलेंगे तो इसकी वजह से आपकी कॉलरा की डिजीज़ होती है। शिजेला की वजह से डिसेंट्री, जिसको हम पेचस जिस तरह बोलते हैं, एंड टाइटस, ये भी आपकी इंटेस्टाइन की बीमारी है, जिसमें इंटेस्टाइन में आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेट में मरोड़ पड़ते हैं, ठीक है। टाइफाइड, ये बुखार है आपका, और हेपेटाइटिस आपको पता है, और पोलियो वायरस। तो ये तमाम वाटर बाउंड डिजीजेज हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स आपके वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? ये आपके हॉस्पिटल वेस्ट से आ सकते हैं, ये आपके म्यूनिसिपल वाटर से आ सकते हैं। क्योंकि अगर देखें आपके पानी के अंदर, आपके घरों के अंदर कोई बीमारी अगर मौजूद है या पेशेंट्स मौजूद हैं, या जिस तरह इंसानी आबादी को अंदर अगर वो बीमारी मौजूद है, तो वो उनके नहाने से, पीने से, उनके फीसेस से वो वाटर में चली जाएगी। वो ड्रेनिंग वाटर के अंदर से फिर वो सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के अंदर चली जाएगी। इस तरह वो पूरे एरिया के वाटर बॉडीज़ को क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है। उसके बाद आपका आ गया जी हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स बहुत ही नुकसानदेह हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। उसकी वजह क्या होती है कि जब हैवी मेटल्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इनको ब्रेक करने के लिए, या इनको डाइजेस्ट करने के लिए, या इनको इवन एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो होता क्या, जब हमारी बॉडी उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, उनको ब्रेक नहीं कर पाती, उनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, तो ये आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये अकमुलेट होते रहते हैं। और इस टर्म को हम लफ्ज, इसके लिए एक स्पेशल लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो अकमुलेशन। कि इनकी वक्त के गुजरने के साथ साथ इनकी जो है वो तादाद क्या होती जाती है, या अमाउंट क्या है,
हमारी बॉडी के अंदर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वजह क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इज नॉट कैपेबल एनफ टू एक्सक्रीट देम आउट। तो ये ज़्यादातर कौन से हैवी मेटल्स हैं, उसमें आपका लेड आ गया, कॉपर आ गया, मरकरी आ गया, कैडमियम आ गया, आर्सेनिक आ गया। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये हमने इनके ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, इसको यहाँ पे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, एयर पोल्यूशन के अंदर। इनकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या असरात होते हैं डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप वहीं से उसको आप याद रख लें, क्योंकि सोर्स डिफरेंट हो गया है लेकिन बॉडी पे उसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। उसके बाद आ गया जी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो भी आपके वाटर सोर्सेज के अंदर आ सकते हैं। अब वो वहाँ कहाँ से आ सकते हैं, नॉर्मली देखें जो आपका ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई क्या कहते हैं बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हुए हैं, या फिर अभी आप देखते हैं कि जो जितनी आपकी हेल्थ इंडस्ट्री है उसके अंदर आपकी अगर एक्सरे ट्रीटमेंट होती है, या आपकी एक्सरे के अलावा सॉरी ये जो रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट होती है, कैंसर थेरापी जिसको कीम थेरापी रेडियोथेरापी बोलते हैं, उसके अंदर आपकी रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल हो रहा होता है। इस तरह जितना भी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही होती है, जहाँ पे प्लांट्स को या सीड्स को इंजीनियर किया जाता है, नई नई वैरायटियाँ बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे भी आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे भी आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो उसके लिए बड़े सख्त इंतजाम किए जाते हैं, बट स्टिल वहाँ से रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, लीच कर सकते हैं या उनका स्पिल हो सकता है। तो ये अगर स्पिल हो जाए इसका, तो ये आपको एक तो पहली बात है कैंसर काज करेंगे जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है। इम्यून सिस्टम को हमारे को वीक करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी काज करते हैं जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। इस तरह आपकी जो बोन्स वगैरह हैं या टीथ वगैरह हैं उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। फाइनली आपका आ गया जी थर्मल वाटर पोल्यूशन। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स का सहारा लिया है, क्योंकि समटाइम जो है स्टूडेंट्स को जो है वो थर्मल पोल्यूशन की समझ नहीं आती कि ये है क्या। होता क्या है कि जिस तरह कोई पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, पॉइंट सोर्स आपको क्या बताया था कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट के अंदर कोई पोल्यूटेंट अगर ऐड हो रहा हो पानी के अंदर तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट सोर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कोई थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट से मुराद है यहाँ पे कोई बिजली वगैरह पैदा हो रही है। तो थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको ठंडा करने के लिए उनके अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये बात याद रखें। जिस तरह फर्ज किया साहिवाल में इन्होंने कोल पावर प्लांट लगाया, तो वहाँ पे एक ये बहुत ज़्यादा इशू आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि जो ज़मीनी पानी जो है एक तो वो कम होता जा रहा है जी, और दूसरा जी वहाँ का पानी जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि जी थर्मल पावर, क्योंकि वो जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पानी उसको रन करने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, वो जब पानी लेगा वो लेगा तो ठंडा, कोल्ड वाटर, क्योंकि उसने अपने पावर प्लांट को कूल करना होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जब ये पानी अंदर जाता है उसको ठंडा पानी चाहिए होता है। पानी जब अंदर जाता है उसको हीट अप करके उसकी वो स्टीम बनाते हैं, स्टीम से बिजली पैदा करते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, जब वो पानी बाहर निकालते हैं वो जितना भी ठंडा हो स्टिल उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये आपको रेड रेड यहाँ पे शो किया हुआ है। अब जो यहाँ से पानी आ रहा है अब ये गर्म है, तो ये जिधर जिधर पानी स्पिल हो रहा है उस एरिया का वाटर बॉडी का एवरेज टेम्परेचर बनिस्बत इस एरिया के क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। इसको हम बोलेंगे थर्मल पोल्यूशन। इस तरह जिस तरह फंस के इस एरिया की देख ले, यहाँ से भी कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगी हुई है और इधर से उस इंडस्ट्री से हॉट वाटर यहाँ पे आ रहा है, तो अब उसके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ पे वो पानी मौजूद है उसको हीट मैप की शक्ल में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये फर्ज किया जो है इधर से क्योंकि पानी इधर को बह रहा है, ये ठंडा एरिया है, और ये इधर तक देखें उसका इफेक्ट फील हो रहा है। अब इस एरिया के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई एक्वेटिक लाइफ आएगी, फिश आएगी या कोई इस तरह की कोई चीज़ आएगी, या उनका कोई जाइगोट वगैरह होगा, उनके एग्स होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो थर्मल एयर पोल्यूशन है, एक तो ये है कि डायरेक्टली हिट करती है, दूसरा ये है कि इसकी वजह से पानी के अंदर जो गैसेस का की डेजोल्यूशन है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप पेप्सी या कोक ठंडी क्यों पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है चिल फार्म के अंदर। अच्छा, अगर उसको गर्म हो तो उसमें से ऑक्सीजन वगैरह सारी क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस तरह जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन, पेप्सी में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें
पानी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से। फाइनली ये वाटर पोल्यूशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ये आपका कोर्स के अंदर वाटर पोल्यूशन के साथ ही एक छोटा सा एक टॉपिक है। एग्जामिनर से आप इस पे आपसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी से मुराद क्या है, कि आप कैसे जज करेंगे कि आपका जो वाटर जो है वो पीने के काबिल है, कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली तो बात है कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है शुड बी फ्री फ्रॉम कलर। मतलब आप देखें जिस तरह नहरी पानी होता है वो बड़ा गंदा लगता है, टर्बिडिटी, उसके अंदर किसी भी किस्म का वो प्रेसिपिटेट वगैरह या सेडिमेंट्स वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए, उसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म के बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, और एस्थेटिकली दिखने में भी बड़ा आपको खूबसूरत लग रहा हो। ठीक है, पहली चीज़ होगी। उसके बाद है कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो आपका ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है वो पाकिस्तान के अंदर भी डे बाय डे रिड्यूस हो रही है। अबाउट 20% पॉपुलेशन जो है उसको सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी जो है उस तक एक्सेस हासिल है। 80% पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी तक किसी किस्म की एक्सेस हासिल नहीं है। ये वाइडली रिपोर्टेड एक फिगर है। अब इसके प्राइमरी काजेस क्या हैं, वो आपका सीवरेज है, फीकल। अच्छा, उसकी मैं एक आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। देहात के अंदर क्या होता है कि वो बड़े बड़े वेल्स, खुई जिसको हम आम एक लोकल टर्म में कहते हैं, खूह या खुई बोलते हैं, जहाँ पे नालियाँ नहीं होती देहात के अंदर, तो वो अपने लेटरिन्स वगैरह का वेस्ट डालने के लिए गहरी खुई या वेल्स खोदते हैं। अब उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो अपना तमाम जो लेटरिन्स का या घर का जो सीवेज है उसमें डालते जाते हैं। एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि वो जो वेल्स होते हैं वो इतने डीप उन्होंने उनकी की होती है खुदाई के, वो जाके आपके ग्राउंड वाटर के साथ पानी मिक्स हो रहा होता है आपका जो ड्रेनेज का या सीवेज का या जो घर का जो आपका वेस्ट वाटर है, तो वो आपका ऑब्वियसली पानी को जो है वो पोल्यूट कर रहा होता है। सेकेंडरी जो पोल्यूशन सोर्सेज हैं उसमें आपके टॉक्सिक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये पूरा हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पेपर में कहीं पे आ जाए तो स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड से मुराद कुछ पैरामीटर्स हैं कि पानी जो है, जो पीने वाला पानी है, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मतलब उसमें से पानी में से प्योर वाटर में से बिजली नहीं गुजर सकती, लेकिन पानी जो हमेशा उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स लाजमी होते हैं। प्योर वाटर से मुराद है कि उसमें किसी किस्म का मिनरल्स ना हो। ठीक है, और इसीलिए याद रखें जो पीने वाला पानी इसको मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सर्टन अमाउंट ऑफ मिनरल्स का होना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह उसमें टोटल सॉलिड्स कितने हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, और फिर सॉलिड्स के भी आगे सोडियम पोटाशियम कितना है, इसकी बकायदा मिकदार दी होती है। अच्छा, इंटरनेशनली WHO के स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, इसमें आपने याद रखने। लेकिन ये जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है। ये हर कंट्री की आगे उसकी अपनी क्या कहते हैं मर्जी है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहे तो कर ले। कुछ कंट्रीज WHO स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर लेते हैं, और कुछ कंट्री अपने एरिया की या लोकल जो वहाँ का वाटर होता है उसकी जो कह लें कि कंपोजिशन के मुताबिक और लोगों की जरूरत जो है वो फिजिकल या बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है या बॉडी की जो नीड्स होती हैं उसके मुताबिक वो उनको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम पीएच की बात करें तो अब पाकिस्तान के जो हैं वो गाइडलाइंस क्या हैं, तो ये आपके पाकिस्तान के हाईएस्ट आपकी डिज़ायर्ड लेवल बताया हुआ है HDL, हाईएस्ट डिज़ायर्ड लेवल कितना हो सकता है, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी हो सकती है, और WHO स्टैंडर्ड बताया हुआ है। अच्छा जी, आप पीएच की बात करते हैं तो बताया हुआ जी 6.5 टू मैक्सिमम 9.2 तक उसकी पीएच हो सकती है। इस तरह इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का आगे यूनिट भी बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह टोटल सॉलिड्स के मतलब भी मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, टोटल रिजॉल्व सॉलिड मिलीग्राम पर लीटर 1000 दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें WHO वालों ने 995 दिए हुए हैं। अच्छा, इन सब को आपको याद नहीं करना, आप एक दो कोई इसमें से पैरामीटर याद रख लें। लेकिन ये अगर आप इनमें से कोई 15 के करीब है ना, ये देखें तो इनमें से कोई 5-4 फिगर्स या कोई आप याद रख लें कि जी जब हम वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी पीएच कितनी है, उसमें टोटल सॉलिड्स कितने हैं, उसके इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कितनी है, डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, हार्डनेस कितनी है। ठीक है, उसमें सोडियम पोटाशियम कितना है या आर्सेनिक कितनी है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे हम वाटर क्वालिटी को क्या करते हैं, जज करते हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। ये अब याद रखें कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेट इशू भी है, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है।
तो इस पे क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के। और अदर देन दैट आपको कहीं पे ये ऐसे के अंदर या किसी और जगह पे भी इसके मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।